नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हमने पिछली क्लास में सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ के गंगा नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कल या परसों अभी जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आया है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें अभी थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। लगे रहिए, डटे रहिए और मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस ये धैर्य की परीक्षा है आपके। आपका धैर्य अगर जवाब दे गया तो फिर आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये आपके धैर्य की परीक्षा है, आप धैर्य बनाए रखें। आप एक एग्ज़ाम में नहीं सिलेक्ट होते हैं, दो में नहीं होते हैं, तीन में नहीं होते हैं, चार में नहीं होते हैं, लेकिन सब आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना है। आपकी सबसे पहली सीढ़ी जो है ये प्रयास ही है। अगर आपने प्रयास करना छोड़ दिया तो फिर आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लगातार प्रयास करते रहिए, आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने तर्कस में अपने तीरों को बढ़ाते जाइए, नित नया कुछ सीखते जाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए। अपने ज्ञान की झोली भर लीजिए, उसके बाद फिर जब आपको ज़रूरत पड़े, जैसी ज़रूरत पड़े, उस झोली से आप वैसा ज्ञान निकाल के अपने किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, आपने सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप इन्हीं पंक्तियों को अपना आदर्श मानते हुए कोशिश जारी रखिए, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हमें पढ़ना है गंगा नदी तंत्र। तो इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का। ठीक है, गंगा नदी, उसकी सहायक नदी और उसके अपवाह क्षेत्र का आज हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो गंगा नदी के बारे में आप सभी परिचित हैं। पतित पावनी, मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी गंगा नदी का हम अध्ययन करेंगे। गंगा नदी की सफाई के लिए मिशन गंगा प्रोजेक्ट भी बहुत ज़ोर शोर से चलाया गया था। वो बात अलग है कि हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि जो सफाई प्रोजेक्ट है यह केवल कमीशन का अड्डा बन के रह गया है। तो हमारी हाई कोर्ट को ऐसा टिप्पणी करना पड़ा, तो वो बातें अलग हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अभी पढ़ते हैं गंगा नदी, और इस देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में गोमुख के पास से होता है। ठीक है, गंगोत्री कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा, कहीं आपको गोमुख लिखा मिलेगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं। आप गंगोत्री भी आपको मिलता है, और गंगोत्री से 16 किलोमीटर ऊपर जो है कि गोमुख मिलता है। ठीक है, वास्तविक उद्गम गोमुख ही माना जाता है, लेकिन कई कई बुकों में आपको गंगोत्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखिए उद्गम। तो उद्गम आप लिख लीजिए, कहाँ पे है, गढ़वाल हिमालय। ठीक है, गढ़वाल हिमालय। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी भी आप हर टॉपिक के बारे में लेते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जैसे आपका अब गंगा नदी का उद्गम है, ये कई बार पूछा जा चुका है, गंगोत्री, गोमुख, तो ये सब रटे रटाए क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो अब अगर आयोग कुछ घुमाना चाहेगा तो सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र जो कि गंगोत्री है वह कहाँ स्थित है। आपको गढ़वाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ऐसे करके कई सारे एग्जाम्पल दे देगा। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखते रहिए। इस गढ़वाल हिमालय में आपको गोमुख, गंगोत्री मिल जाए तो गंगोत्री टिक करना है, अगर दोनों दिए हैं तो आपको गोमुख टिक करना है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये है, यहाँ से आपकी नदी का उद्गम माना जाता है, गंगा नदी का। हालांकि यहाँ से गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है। मैंने आपको अभी पिछली कुछ क्लासों पहले आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी जो होता है वह देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे गंगा नाम पड़ता है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में गंगा पड़ता है, पिछली क्लास में जाकर देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि देवप्रयाग में दो धाराएं आकर मिलती हैं, फिर इसका नाम पड़ता है क्या, गंगा। ठीक है, कौन सी दो धाराएं हैं मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हल्का सा। ऐसे एक धारा आती है आपकी और दूसरी धारा ऐसे आके मिलती है। ठीक है, तो पहली धारा, ये जो धारा, इसका नाम क्या है, अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, और जो दूसरी धारा है भागीरथी। इनका संगम होता है कहाँ पे, देवप्रयाग में। ये एक जगह है देवप्रयाग। ठीक है,
देवप्रयाग, यहाँ पे इनका संगम होता है। फिर आगे जब ये नदी चलती है तो हम इसको गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ दो नदियाँ हैं, एक अलकनंदा और एक भागीरथी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये अलकनंदा और ये भागीरथी। अलकनंदा में भी कई सारी नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडर, ठीक है। ऐसे करके आप भागीरथी में देखेंगे तब भी यहाँ भी एक भिलांगना नदी मिलती है। तमाम सारी नदियाँ मिलती हैं। इनकी सबके बारे में मैंने अपने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में जब मैं आपको पढ़ा रहा था भारत के भौतिक प्रदेश, तो वहाँ पे मैंने आपको ये जितने भी प्रयाग हैं इनके बारे में मैंने बताया था। तो आप वो लेक्चर देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर जब आगे चलती हैं तो गंगा बनती है। अब आगे जब देखेंगे तो अलकनंदा का उद्गम स्रोत आपके बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमालय में मिलेगा, ठीक है। सतोपंथ हिमालय, ये भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, सतोपंथ हिमालय, ठीक है। अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ हिमानी है। बद्रीनाथ भी यहीं स्थित है, ठीक है। बद्रीनाथ भी यहीं स्थित है, ये भी आप लिख लीजिए, बद्रीनाथ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बद्रीनाथ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब हमारी गंगा जो है यहाँ से आगे बढ़ती है और हरिद्वार के आसपास आकर यह मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, ठीक है। और आगे आप देखेंगे तो इलाहाबाद के पास इसमें एक यमुना आकर मिलती है, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। वहाँ भी प्रयाग जो मतलब होता है जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, उसे हम प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आगे चलकर यमुना भी इसमें मिलती है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। जब और आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो है फरक्का, पश्चिम बंगाल में फरक्का के आसपास गंगा की जो मुख्य धारा है वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर बांग्लादेश की ओर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर यहाँ पर इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा के नाम से। फिर यहाँ पे पद्मा के नाम से पुकारा जाएगा तो यहाँ से और आगे चलने के बाद जो गंगा नदी की धारा है वह कई धाराओं में बढ़ जाती है और यहाँ पर संसार के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है और उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, ठीक है। तो ये आपको गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा परिचय रहा। अब हम आगे चलकर आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके लिए छोटी सी इसकी ओवरव्यू रहा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इस गंगा नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं, कुछ आपके बाएं तरफ से आएंगी, कुछ दाहिनी तरफ से आएंगी। बहुत सारी सहायक नदियाँ गंगा की हैं, हमें केवल जो इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़नी है। और इसका आप देखेंगे कि गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह कितनी है, तो लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। 2525 किलोमीटर की लंबाई है और इसमें से लगभग 1450 किलोमीटर जो है उत्तराखंड में बहती है। सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? उत्तराखंड में बहती है। 445 किलोमीटर लगभग बिहार में बहती है। 445 किलोमीटर बिहार में आपकी बहती है, ठीक है। और 520 किलोमीटर आप देखेंगे तो लगभग पश्चिम बंगाल में बहती है। हालांकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। गंगा नदी का अपवाह तंत्र आप देखेंगे तो लगभग 9.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 9,50,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है अपवाह क्षेत्र है। सहायक नदियों के बारे में आप देखेंगे तो सहायक नदियाँ आप देखेंगे, अगर आप जो है देखेंगे उत्तर की ओर से आने वाली जो बाएं तट पर मिलेंगी गंगा में, उनमें आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा आदि प्रमुख हैं, ठीक है। दाहिने किनारे से आने वाली बहुत सारी नदियाँ कौन सी हैं? यमुना नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, ठीक है। यमुना हो गई, चंबल हो गई, सोन है, पुनपुन है। कई सारी नदियाँ ऐसी हैं जो यमुना की सहायक नदी हैं, लेकिन हम जब गंगा नदी, उनको कई कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि गंगा की सहायक नदी माना गया है। जैसे चंबल आपकी हो गई, ठीक है। चंबल अगर आप वास्तविक रूप से देखेंगे तो यह यमुना की सहायक नदी है, लेकिन चूंकि यमुना भी गंगा नदी तंत्र का भाग है, इसलिए हम चंबल को भी कई बार गंगा की सहायक नदी कह देते हैं, ठीक। तो आइए अब हम शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में। ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, गंगा नदी, ठीक है। आइए सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक। ये हो गया देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग से आगे चलेगी गंगा तो यहाँ लगभग हरिद्वार पड़ेगा आपका। आगे चलेंगे हम तो गंगा अपना थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की ओर घूम जाती है, ठीक। दक्षिण पूर्व की ओर गंगा घूम जाती है।
गंगा में यहाँ से एक नदी आकर मिलती है, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है ब्रह्मपुत्र। इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। एक धारा और आके मिलती है इसमें, जिसको हम मेघना कहते हैं, ठीक, मेघना भी हम कहते हैं। और गंगा यहाँ पे किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा नाम से जानी जाती है, ठीक है। मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पे गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है, पद्मा, ओके। यहाँ से एक इसकी वितरिका भी आप देखते हैं, हुगली नदी, ठीक, हुगली। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए फिगर के माध्यम से, फिगर आप बना लीजिएगा, इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं, ये देखिए आप, यहाँ से ये उत्तराखंड का क्षेत्र है पूरा, ये हरिद्वार तक, ये पूरा उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहीं पे नोट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इन राज्यों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा नदी इनमें से किन राज्यों से होकर प्रवाहित नहीं होती है, किन में से प्रवाहित होती है। झारखंड थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसलिए झारखंड को लेकर ही ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आप बिल्कुल सही टिक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, उद्गम मैंने आपको बता दिया, देखिए उद्गम मैंने आपको बता दिया है गंगा नदी का। और गंगा नदी के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और गाजीपुर के बाद यह बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदियाँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। गंगा का 2525 किलोमीटर लंबाई, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। गंगा की सहायक नदियाँ हम देखेंगे, तो आइए सबसे पहले फिगर के माध्यम से देखते हैं। ज्योग्राफी में फिगर का बहुत महत्व है। अगर आप फिगर के माध्यम से एक बार गंगा नदी की सहायक नदियाँ देख लेंगे, तो आपको आने वाले समय में कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। मैं केवल मेन मेन जो सहायक नदियाँ उनके बारे में बताऊंगा, जो बहुत छोटी नदियाँ हैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक। तो ये पहली नदी मिलती है आपकी, जो कि कहाँ पर मिलती है, आगे कन्नौज में, ठीक। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। कन्नौज में आकर मिलती है अभी कौन सी नदी, रामगंगा, ठीक है। रामगंगा नदी आपकी कन्नौज में मिलेगी। दूसरी एक सहायक नदी है जो कि कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी कहाँ पर, गाजीपुर में, ठीक, गाजीपुर में मिलेगी ये नदी। और इस नदी का नाम आप समझ गए होंगे, कहाँ, कौन, क्या नाम है इसका, इसका नाम है गोमती, गोमती रिवर, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम आपका पीलीभीत के पास फुलहर झील से होता है। गोमती, इसके तट पर कौन से शहर स्थित हैं, तो लखनऊ स्थित है इसके शहर तट पे। और आपका गाजीपुर तो स्थित है ही है, और उसके साथ साथ जौनपुर भी आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। आप साथ साथ में जो अलग चीज़ें हैं वो नोट करते रहिएगा, ठीक है। और आगे चलेंगे तो कौन सी नदी आपको मिलेगी, और आगे चलेंगे तो आपको एक नदी मिलेगी, घाघरा, घाघरा, ठीक है। ये रही आपकी घाघरा नदी। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो गंडक नदी, गंडक, आप नोट करते जाइए, अभी इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और आगे आप चलेंगे जब, ये हम बिहार में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पे छपरा में मिलती है, ठीक है, ये छपरा में मिलती है घाघरा। और गंडक आपकी हाजीपुर के पास, हाजीपुर के पास मिलती है। और आगे आप आएंगे तो एक नदी आपको मिलेगी यहाँ पे, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है। और आगे आप देखेंगे तो भागलपुर के पास आपको एक नदी मिलती है, इसमें आकर न गंगा में, भागलपुर। और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है कोसी। बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, अपना रास्ते परिवर्तन करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है कोसी नदी। और फिर आपको एक नदी मिलेगी कौन सी, महानंदा, ठीक है, महानंदा नदी, ये आपको मालदा में मिलेगी।
मालदा में महानंदा नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आपके लिए उत्तर से आने वाली जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। इस घाघरा नदी की एक और सहायक नदी है जो फेमस नदी है, थोड़ा देख लीजिए। इधर से एक नदी आकर इसमें मिलती है जिसका नाम है राप्ती। ठीक है, राप्ती। यह राप्ती नदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपका गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, राप्ती नदी के तट पर कौन सा जिला स्थित है उत्तर प्रदेश का? गोरखपुर। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, राप्ती। तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एक नदियों को देखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले रामगंगा। ठीक है, कौन सी नदी है? रामगंगा। रामगंगा नदी उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम की बात आप करेंगे तो उद्गम आपका गैरसेण। गैरसेण यह गढ़वाल पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? गढ़वाल में, गढ़वाल पहाड़ियों में स्थित है गैरसेण। ठीक, तो ये आपका उद्गम हो गया रामगंगा नदी का। ठीक है, और इसके तट पर कौन सा शहर स्थित हैं? तो इसके तट पर शहर स्थित हैं बिजनौर हो गया आपका। कौन सा? बिजनौर। बिजनौर, दोनों बिजनौर में आपकी गंगा नदी बहती है। ठीक है, बिजनौर, मुरादाबाद और बरेली। देखिए ये तीनों ही जो आपके शहर हैं ये तीनों के तीनों आपके तराई क्षेत्र में आते हैं। तराई क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, आप वहाँ से लिंक करिएगा इसको। ठीक है, और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है, ये मैंने आपको अभी बताया। कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। कन्नौज के बारे में चीज़ और फेमस है, कन्नौज को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, महोदय श्री किसे कहा है, पुराना नाम किसका है? तो कन्नौज का ही नाम है, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, गंगा नदी के बाद हम चलते हैं गोमती नदी पर। गोमती नदी, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से है? फुलहर झील से। मैदानी नदी भी कहते हैं इसको क्योंकि इसका जो उद्गम है वह किसी पहाड़ी क्षेत्र से ना होकर एक झील से हुआ है। और ये फुलहर झील कहाँ पर स्थित है? आप देखेंगे तो यह पीलीभीत में स्थित है। ठीक है, पीलीभीत में, पीलीभीत में इसकी स्थिति है फुलहर झील की। ठीक है, और कहाँ पर मिलती है यह? तो गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और शहर कौन से स्थित हैं? तो शहर एक पीलीभीत तो हो ही गया, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और गाजीपुर हो गया, ये आपको नहीं पता ही है। लखनऊ और जौनपुर, दो मैं आपको बता देता हूँ, लखनऊ और जौनपुर। इसके साथ एक सिटी और ऐड कर लीजिए, शहर, ये आपका सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, ठीक है, ये लखनऊ से निकलती है तो अमेठी को होते हुए सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से जौनपुर में प्रवेश करती है। ये आपकी गोमती नदी हो गई। ठीक है, गोमती के बाद आते हैं, बात करते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम इसका जो है वो नेपाल में मापसा चुंग ग्लेशियर है। मापसा चुंग, ये ग्लेशियर है। ठीक है, मापसा चुंग ग्लेशियर, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थिति नेपाल में है। नेपाल में इसका एक नाम और है, इसको कर्णाली भी कहा जाता है। ठीक, कर्णाली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं राप्ती और एक शारदा नदी है। ठीक है, राप्ती और शारदा इसकी सहायक हैं। राप्ती, इसमें से राप्ती आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शारदा जो है यह बाराबंकी के पास इसमें मिलती है आकर, जिसको चौक के नाम से भी जाना जाता है। बाराबंकी के पास आकर इस नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए घाघरा के बारे में रहा। घाघरा नदी मैंने आपको अभी फिगर में बताई थी, देखिए ये देख लीजिए,
छपरा के पास गंगा में मिल जाती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। छपरा के पास गंगा में मिलती है। छपरा के पास गंगा मिल जाती है और इसके साथ इसे सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अयोध्या व फैज़ाबाद में इसे हम, अब तो फैज़ाबाद खैर नहीं है, अयोध्या में हम इसे सरयू के नाम से जानते हैं, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। घाघरा नदी को ही जब हम, यह घाघरा नदी जब आगे बहते हुए आपकी अयोध्या में प्रवेश करती है तो हम इसको सरयू के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह सरयू नदी, और इसमें आकर आगे गोरखपुर के पास से बहती हुई राप्ती नदी मिलती है। और राप्ती नदी के बारे में अगर पूछा जाए तो राप्ती नदी आपकी देवरिया में एक स्थान है बरहज, तो देवरिया में जो बरहज स्थान है वहाँ पर आकर राप्ती नदी घाघरा नदी में मिल जाती है, और आगे चलकर जो घाघरा नदी है वह छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपकी रही जानकारी घाघरा नदी के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट नदी जो है वो कौन सी है? गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका उद्गम भी नेपाल से हुआ है, ठीक है। उद्गम नेपाल, ये सब नेपाल हिमालय से इनका उद्गम हुआ है, ठीक है। इसे सालीग्रामी भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है वह इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम सालीग्रामी। सालीग्रामी इसका एक अन्य नाम है, ठीक है। बस, या इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। एक और पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख लें, यह सोनपुर के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। सोनपुर के पास गंगा में यह नदी मिल जाएगी। अगली नदी देखते हैं कौन सी है? कोसी नदी, ठीक है। बिहार का शोक कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपना रास्ता परिवर्तित कर लेती है, ठीक है। और रास्ता परिवर्तित क्यों करती है? क्योंकि यह अपने साथ बहुत सारी गाद मिट्टी वगैरह बहा के लाती है, और जो कि जो है जमा हो जाती है इसके रास्ते में आकर। जब इसका वेग थोड़ा सा कम होता है तो रास्ते में यह मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, और इससे इसका रास्ता बंद हो जाता है, और यह अपना रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ से बहने लगती है, और इससे कई कई गांव के गांव पूरे बह जाते हैं, इसकी कटान में आ जाते हैं। इसीलिए हम इसको बिहार का शोक कहते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम आपका गोसाई थान, ठीक है। ये कहाँ पर है? यह एवरेस्ट के पास स्थित है, ठीक है। एवरेस्ट के पास, देख रहे हैं ना, हाई प्रोफाइल नदी है ये, एवरेस्ट के पास स्थित है, ठीक है। यह 7 धाराओं के रूप में बहती है नेपाल में। एवरेस्ट, या यहाँ से निकलने के बाद 7 धाराएं हैं इसमें, ठीक है। सुन कोसी, अरुण कोसी, तैमूर कोसी, ऐसे करके 7 धाराएं हैं। 7 धाराएं बहती हैं, और फिर इसकी जो मुख्य धारा है वह अरुणा कहलाती है, ठीक है। मुख्य धारा इसकी अरुणा कहलाती है, और टोटल 7 धाराएं हैं जो कि आपस में मिलकर कोसी नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, मैंने बता दिया आपको। बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक। ये भी लिखना चाहें लिख लें, नेपाल में 7 धाराओं में बहती है। कभी आयोग क्वेश्चन बना दें आपसे कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि भारत में प्रवेश करने से पहले 7 धाराओं के रूप में बहती है, तो यही नदी हो जाएगी कोसी। 7 धाराओं में बहती है। गंगा नदी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इनके प्रयाग हैं। जो प्रयाग मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया है वो ज़रूर आप देख लीजिएगा जाके पीछे, ठीक है। तो ये रही आपकी कोसी नदी, ठीक है। ये आपकी कोसी नदी हो गई। ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, भागलपुर के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। कहाँ पर? भागलपुर के पास। भागलपुर कहाँ पर है? बिहार में के पास गंगा में मिलती है। ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और लास्ट नदी जो हमारी है महानंदा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिए। उद्गम कहाँ से होता है? कभी कभी
उद्गम पूछा जा सकता है इसका दार्जिलिंग पहाड़ियों से। ठीक है, कहाँ से? दार्जिलिंग पहाड़ियों से। दार्जिलिंग के बारे में मैं एक बार आपको बार बार बताता हूँ कि यह स्थान कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये बहुत लोग इसको गलती से सिक्किम लगा देते हैं क्योंकि बिल्कुल सिक्किम की सीमा पर है। ठीक है, पहाड़ी राज्य है ये, तो इसलिए लोगों को लगता है कि यह जो है पश्चिम बंगाल जो है वह पहाड़ी राज्य तो है नहीं, तो यह दार्जिलिंग जो है यह पहाड़ी राज्य है, इसलिए यह सिक्किम में स्थित होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गई महानंदा। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे अब हम क्या देखते हैं? आगे हम देखते हैं, ये तो रही आपके लिए उत्तर से जो नदियाँ आती हैं और बाएं किनारे से गंगा में मिल जाती हैं। तो ये अब आपको देखना है कि गंगा में दाएं किनारे से कौन सी नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो दाएं किनारे से गंगा में मिलती हैं। अब हम उसके बारे में चर्चा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ। दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ, इनमें सबसे पहली नदी कौन सी है? सबको पता है, सारे लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं उस नदी के बारे में, जिसे हम कहते हैं क्या? यमुना। और एकमात्र नदी है जिसका उद्गम हिमालयी क्षेत्रों से हुआ है और यह दक्षिण से आकर गंगा में दक्षिण दिशा से मिलती है। ठीक है, बाकी सारी अभी आपने देखा है, सारी नदियाँ आपने देखा होगा कि उत्तर से जो नदियाँ आ रही हैं वो सब बाएं किनारे से ही मिल जाती हैं आके। ठीक है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि जिसका उद्गम तो उत्तर से हो रहा है, मतलब हिमालयी क्षेत्रों से हो रहा है, और यह गंगा में दाहिनी तरफ से आकर मिल रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, कभी आपसे पूछा जा सकता है घुमा के। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सब जब हम यमुना नदी को पढ़ते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आइए देख लेते हैं उद्गम कहाँ से हुआ है। उद्गम यमुनोत्री, यमुनोत्री से उद्गम हुआ है। ठीक है, या बंदर पुंछ भी आपको मिल सकता है, बंदर पुंछ। ठीक, यमुनोत्री या बंदर पुंछ। ठीक है, यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है? गंगा की सबसे लंबी सहायक, सबसे लंबी सहायक, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। और यह कहाँ पर मिलती है गंगा में? तो सबको पता है, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में यह गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो बंदर पुंछ से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और उसके बाद यह ताजे वाला बैराज स्थित है, एक अपने ताजे वाली जगह का नाम है, और वहीं पे एक बैराज बनाया गया है। तो ताजे वाला बैराज के पास आगे ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और गंगा नदी के लगभग समांतर बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई के बारे में आप बात करेंगे तो लगभग 1375 किलोमीटर। ठीक है, 1375 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और विंध्याचल पर्वत से निकलकर निकलने वाली जो बहुत सारी नदियां हैं वह इसमें आकर मिलती हैं, जैसे कि कौन सी? चंबल, बेतवा, केन, सिंध आदि नदियां जो हैं वह इस नदी में आकर मिलती हैं। इसका जल प्रवाह आप देखेंगे तो जल प्रवाह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको यमुना नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। इसका आप लिख लेंगे कि प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है यमुना नदी, और इसकी सहायक नदियों के बारे में लिख लीजिए। सहायक, यहाँ पे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, सहायक नदियाँ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या उत्तराखंड से बहती हुई आपको दिल्ली से निकलती हुई या उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, कुछ भाग इसका दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में ही प्रवाहित होता है। और जो सबसे ज़्यादा यमुना की जो है, जो मतलब गंदगी हुई है, वो सबसे ज़्यादा आपको दिल्ली, अब जब ये दिल्ली में प्रवेश करती है तभी वहीं पे देखने को मिलती है। वहाँ पर गंगा का बिल्कुल एकदम नाले में इस परिवर्तित हो चुकी है। बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया का जो वेस्ट है वह गंगा इसी यमुना नदी में प्रवाहित किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, और इसकी सफाई के लिए अभी फ़िलहाल ज़्यादा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। गंगा की सफाई के लिए तो बहुत सारे कदम हालांकि वो कागज़ों में ही उठाए गए हैं,
यथार्थ में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यमुना नदी के लिए भी कुछ ज़्यादा प्रयास अभी सरकार के द्वारा नहीं किए गए हैं, जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति है। और जल्दी जल्द सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ मैंने दो प्रकार की हैं, मैंने आपको बताया ही, जो कि लेफ़्ट हैंड से मिलती हैं और कुछ राइट हैंड से मिलती हैं। ठीक है, राइट हैंड से। तो लेफ़्ट हैंड की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, आपको दो नदियाँ देखने को मिलेंगी, जिनका नाम क्या है, टोन्स और दूसरी हिंडन। ठीक, दो नदियाँ हैं, टोन्स और हिंडन। आप इधर से देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी हैं? चंबल, ठीक, सिंध, सिंधु नहीं है, सिंध, इसमें मात्रा नहीं लगा, मात्रा मत लगाइएगा, ठीक है, केवल सिंध है। बेतवा, ठीक, केन, ये बेतवा नदी वाली नदी से माता टीला बांध स्थित है। बघैन, ठीक, जिसमें से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चार। चलिए आइए देखते हैं टोन्स नदी जो है, यह टोन्स नदी के बारे में आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। जो टोन्स नदी है, इसका उद्गम भी आपको वहीं से मिलेगा जहाँ से यमुना का उद्गम होता है। तो यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपुंज से, तो इसका भी उद्गम बंदरपुंज से होता है। ठीक, इसका उद्गम भी आपको बंदरपुंज से देखने को मिलेगा। या कहाँ पे? कालसी के समीप यमुना में मिल जाती है, कालसी के समीप यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है। ठीक, दूसरी देख लेते हैं, हिंडन। हिंडन आपकी गाज़ियाबाद में यमुना में मिलती है। गाज़ियाबाद में आपने देखा होगा हिंडन एयरपोर्ट भी है, इसी के नाम पर रखा, ये जगह इसी नदी के नाम पे हिंडन का नाम रखा गया है। उद्गम कहाँ से होता है? तो शिवालिक पहाड़ियों से। उद्गम शिवालिक, ठीक, शिवालिक हिमालय। आप देखेंगे तो यह कहाँ पर बहती है? तो सहारनपुर, मेरठ और गाज़ियाबाद। सहारनपुर, मेरठ और गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में आकर यह नदी यमुना में मिल जाती है। पूछा जाए कि गाज़ियाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप हिंडन टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यमुना भी आ सकता है। ठीक है, यमुना ऑप्शन में यमुना आएगा, और अगर हिंडन नहीं यमुना दिखता है तो आप यमुना टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो कि हमारी नदियाँ राइट हैंड से मिल रही हैं। राइट हैंड से कौन सी नदी मिल रही है? पहली नदी हमारी कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी। चंबल नदी। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं आज गंगा नदी तंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा का पठार, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार स्थित है। पढ़ा है आपने, भारत के भौतिक क्षेत्र में मालवा का पठार मैंने आपको फिगर के माध्यम से बताया था कि कहाँ पर है, तो आप मालवा का पठार के बारे में अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, तो उद्गम मालवा पठार। मालवा पठार को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। मालवा पठार पर स्थान है महू। ठीक है, कौन सा स्थान है? महू। ठीक है, महू के निकट आपको एक महू के निकट जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। महू, जाना पाव पहाड़ी के निकट से निकलती है ये, और उसके बाद यह कोटा के निकट एक गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, कोटा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में का क्षेत्र है। यहाँ पर यह गार्ज का निर्माण करती है, और उसके बाद उत्तर पूर्व की दिशा में बहते हुए यह उत्तर प्रदेश के इटावा में प्रवेश करती है। ठीक है, इटावा में ही यह यमुना नदी में मिल जाती है, और अपने प्रवाह मार्ग में यह बीहड़ खड्ड बनाती है। ठीक है, बीहड़ खड्ड बनाती है अपने प्रवाह के क्षेत्र में यह,
तो जिसे हम इसे खंभात भूमि भी कहते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में आप करेंगे तो गली इरोजन के नाम से जानते हैं। अवनालिका अपर्दन के लिए यह नदी बहुत फेमस है, चंबल नदी, ठीक है। अवनालिका अपर्दन के लिए बहुत फेमस है। और बीहड़ खड्ड, हिंदी में कहें तो बीहड़ खड्ड, अवनालिका अपर्दन, इंग्लिश में कहें तो हम गली इरोजन के लिए यह नदी बहुत फेमस है, ठीक है। तो यह रही आपको चंबल नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो यह उद्गम आपके लिए लिख दिया, बता दिया मैंने आपको। और ये लिख लीजिए, इटावा के समीप यमुना में मिलती है। या इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है, ठीक है। और जो एक इम्पॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए, अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध फेमस है। यह अवनालिका अपर्दन, अपर्दन का एक प्रकार है अवनालिका अपर्दन। अपर्दन आगे चलकर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा अवनालिका अपर्दन, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? गली इरोजन। नोट कर लीजिएगा, गली इरोजन, ठीक है। यह अवनालिका अपर्दन के फलस्वरूप उत्खात भूमि का निर्माण करती है, ठीक है। उत्खात भूमि, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बैडलैंड्स, का निर्माण करती है। चंबल के बीहड़ बहुत प्रसिद्ध हैं, इसीलिए आपने चंबल का डाकू के बारे में बहुत बार सुना होगा। यहाँ पे डाकू पाए जाने का एक रीज़न भी है, देखिए अब आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप कनेक्ट करिए कि यह अवनालिका अपर्दन का निर्माण करती है। और अवनालिका अपर्दन आप देखिए, सीधे सीधे जैसे आपने नाली देखी हैं, नालियाँ जो उनको बहुत गहरी कर दिया जाए, बहुत बड़ी और गहरी कर दिया जाए, तो कई कई सारी नालियाँ बना दी जाएँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो उसी प्रकार का कुछ वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो आपके डाकू वगैरह होते थे, यहाँ इन्हीं जो आपकी नालियाँ होती इनमें छिप जाते थे, और यहाँ पे आप किसी भी गाड़ी या फिर कुछ इनसे नहीं चल सकते हैं, आपको घोड़े वगैरह ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसीलिए यह डाकुओं का क्षेत्र बन गया। तो ये जानकारी रही आपको चंबल नदी के बारे में। अब चंबल नदी के बारे में आप देखेंगे तो चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं, कौन सी सहायक नदियाँ चंबल की? तो चंबल की सहायक नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी बनास, छिप्रा, ठीक है, काली सिंध और पार्वती। बनास हो गई, ठीक है, छिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, आदि नदियाँ यह चंबल की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं कौन सी सहायक नदियाँ हैं। बनास सहायक नदियाँ, बनास, ठीक। बनास के बाद आप देखेंगे तो दूसरी नदी आप लिख लीजिए छिप्रा। छिप्रा कैसे लिखा जाएगा भाई? ऐसे, छिप्रा। छिप्रा के बाद काली सिंध, ठीक। और बस यही रहने दीजिए, पार्वती आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी गई है, ठीक है। तो ये चंबल की सहायक नदियां हैं, इनके बारे में पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप ये बस इनकी सहायक नदियां लिख लीजिए, ठीक है। चंबल नदी हो गई आपकी। अब चंबल से हम आगे चलते हैं, तो चंबल के बाद हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक बात आपको और बता दूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा गंगा नदी। गंगा नदी में उत्तर से मिलने वाली नदियाँ मैंने पढ़ाई आपको। फिर मैंने आपको दक्षिण से मिलने वाली जो नदियाँ थीं, उसमें पहली नदी थी कौन सी? यमुना नदी। तो जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, तो मैंने आपको यहीं पर चंबल नदी ऐड कर दिया, ठीक है। और कौन सी यमुना की सहायक नदियाँ पढ़नी है हमें, आइए देख लेते हैं। देखिए चंबल मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिंध, बेतवा और केन, ये तीन नदियाँ आपको और पढ़नी है यहाँ पे, यमुना की सहायक नदी। फिर गंगा पे वापस आएंगे। तो आइए देखते हैं कौन सी नदी है, सिंध नदी, ठीक है। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह एमपी से, गुना एक क्षेत्र है, उद्गम गुना,
ये कहाँ पर पड़ेगा? आपको एमपी में पड़ेगा, ठीक है, एमपी में पड़ेगा। और यह उत्तर प्रदेश और यूपी और एमपी में इसका प्रवाह है, यूपी और एमपी में इसका प्रवाह देखने को मिलता है। बाकी सिंध नदी से कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। बेतवा, ठीक है, बेतवा नदी, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम विंध्याचल पर्वत, ठीक है, कहाँ से? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से का उद्गम हुआ है और यह भी यूपी में, यूपी व एमपी में बहती हुई कहाँ पे? चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये आपके लिए बेतवा नदी रही। और सॉरी, मैंने शायद बेतवा के साथ बोल दिया मैंने चंबल, तो ये चंबल नहीं, यह यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। चंबल नदी आपकी यहाँ पे समाप्त हो गई है, ठीक है, ये आपकी चंबल नदी यहाँ पे समाप्त हो गई। यहाँ से फिर से सिंध नदी जो है ये गंगा नदी की, ओ सॉरी, यमुना नदी की सहायक नदियों में है, ठीक है। तो हमने अभी कौन सा पढ़ा है? चंबल नदी पढ़ ली हमने, सिंध नदी पढ़ ली हमने, सिंध पढ़ ली, बेतवा पढ़ ली, और हमें आपका क्या पढ़ना है? केन पढ़ना है, ठीक है। और यह सिंध नदी के बारे में एक चीज़ और लिख लीजिए आप, कि जो आपकी यह है सिंध नदी या इटावा में, ठीक है, कहाँ पर? इटावा, इटावा में यमुना में मिलती है, ठीक है। अभी मैं फिगर के माध्यम से आपको बताता हूँ। इटावा में यमुना में मिलती है, ठीक है। और बेतवा के बारे में आप लिख लीजिए, कहाँ पे मिलेगी यह? तो यह हमीरपुर में, हमीरपुर में यमुना में मिलती है। यह बेतवा नदी जो है, इस पे आपका माता टीला बांध स्थित है। बहुउद्देशीय परियोजना में मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। वहीं पे आपको हम पढ़ाएंगे कि जो रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है उसमें भी कैसे आपको ये जो आप नदियों को आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये आपकी बेतवा नदी हो गई। अब हम बात करते हैं केन की। यह भी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, केन। और केन का उद्गम आप देखेंगे तो केन का उद्गम कहाँ से हुआ है? केन का उद्गम हुआ है कैमूर पहाड़ियों से, ठीक है, उद्गम कैमूर से। और यह कहाँ पर मिलती है? तो बांदा में, बांदा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, तो बांदा में यह यमुना में मिल जाती है, यमुना में, सॉरी, यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये आप अलग अलग सही से लिख लीजिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि कौन सी किसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पे कई सारी नदियाँ आपस में मिल गई हैं। गंगा, गंगा की सहायक नदी यमुना, फिर यमुना की सहायक नदियाँ मैंने आपको बताई हैं। यमुना की सहायक नदी चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं सारी। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। चलिए आइए आगे चलते हैं। ये तो आपको यमुना की सहायक नदियाँ रहीं। अब हम यहाँ से फिर वापस आएंगे किस पे? तो हम वापस आएंगे अपनी गंगा नदी पे वापस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिगर के माध्यम से आपको बता देता हूँ, ठीक। देखिए ये आपकी हो गई यमुना नदी, ठीक है, ये गंगा नदी हो गई, ये आपकी यमुना नदी हो गई, ठीक है, यमुना नदी हो गई। यमुना नदी के बारे में आप देखेंगे तो आपको यहाँ से एक नदी मैंने पढ़ाई, टोंस, कौन सी? टोंस। टोंस से आगे आएंगे तो एक नदी आपको मिली हिंडन, गाज़ियाबाद के समीप मिलती है। फिर आप देखेंगे तो आपको इधर से एक नदी मिली चंबल, कौन सी? चंबल, यहाँ पे मिलती है यमुना में कुछ, और ये प्लेस का नाम है इटावा। आगे चलेंगे, यहाँ से आपको एक नदी मिलेगी, नदी का नाम कौन सा है? सिंध, ठीक, सिंध नदी। प्लेस का देखना चाहेंगे आप तो ये भी इटावा, ठीक। और आगे आप आएंगे तो यहाँ पर एक नदी मिलती है, नाम प्लेस का हमीरपुर, हमीरपुर में मिलती है। नाम क्या है नदी का? नाम देखेंगे आप तो बेतवा, ठीक। और आगे आएंगे आप, जब इससे आगे आप आएंगे तो आपको एक ज़िला मिलेगा बांदा। बांदा में आप देखेंगे तो कौन सी नदी आपको मिलेगी? यहाँ से एक नदी मिलती है आपको जिसका नाम है केन, ठीक। तो ये नदियाँ आपको
मैंने आप बताई और ये फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझा दी। आप अच्छा सा फिगर एक ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर आगे चलकर गंगा, ये यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। प्लेस का नाम है प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक, यहाँ पर यह यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। अब एक नदी, अब हम वापस गंगा नदी में आते हैं, और गंगा नदी में आप देखेंगे तो दाएं हाथ से दूसरी जो नदी है, प्रमुख नदी है मिलने वाली, पहले हमने यमुना पढ़ ली, यमुना के बारे में आप सब कुछ देख चुके हैं। अब दूसरी नदी हम पढ़ेंगे कौन सी, सोन। ठीक, सोन नदी, क्योंकि गंगा में किधर से मिलती है, दाहिने किनारे से गंगा में मिलती है। कहाँ से उद्गम होता है, उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। उद्गम अमरकंटक, कहाँ पर स्थित है अमरकंटक, तो मैकाल पहाड़ी। ठीक है, मैकाल पर्वत या पहाड़ी कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैकाल पर्वत लिख लीजिए, अमरकंटक। ठीक है, इस नदी का जो फेमस किस लिए है, या फेमस इसलिए है क्योंकि इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा सोन नदी। नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, यह आपकी एमपी में थोड़ा बहुत इसका जो विस्तार है बहती है, यह आपको एमपी में देखने को मिलेगी, यूपी के सोनभद्र में, झारखंड और बिहार में। ठीक है, एमपी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रवेश करेगी, सोनभद्र से आगे चलकर झारखंड और बिहार में यह प्रवेश करती है। ठीक है, ये पॉइंट तो आपने नोट ही कर लिया होगा कि इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सोन नदी या स्वर्ण नदी कहा जाता है। ये आपको मैंने नोट करा दिया है। इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्या, रिहंद। रिहंद इसकी एक सहायक नदी है। वैसे तो कई सहायक नदियां हैं, लेकिन जो रिहंद एक सहायक नदी है, इसी पर रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस नदी पर रिहंद बांध का निर्माण किया गया, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रही आपके लिए सोन नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो यहाँ से आगे चलने के बाद गंगा एक वितरिका में बट इससे गंगा से एक वितरिका निकलती है। ठीक है, गंगा से वितरिका निकलती है, उसका नाम है हुगली। ठीक है, हुगली के रूप में गंगा से एक वितरिका निकलती है। ठीक है, तो वहाँ से दो धाराओं में बढ़ जाती है। वितरिका उसे कहते हैं जो कि मुख्य नदी से एक धारा अलग, जल की धारा अलग निकल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे दो धाराएं हो जाती हैं, भागीरथी और हुगली। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देखिए, पहले भी भागीरथी नाम है उत्तराखंड में भी, और अब जब यह पश्चिम बंगाल में पहुँचती है गंगा नदी और दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, तो वहाँ भी इसका नाम क्या हो जाता है। देखिए, दो धाराओं में बढ़ जाती है आगे जाकर। कौन सी धाराएं हैं, भागीरथी के नाम से जानते हैं और दूसरी धारा को हम हुगली के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह वितरिका है इसकी, हुगली नदी दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद जब अब यह और आगे बढ़ेगी तो छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है, दामोदर नदी, और वह दामोदर नदी हुगली नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, हुगली नदी में आकर वह मिल जाती है। कैसे, देखिए मैं फिगर के माध्यम से आपको बता देता हूँ। गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, यहाँ से ये आगे चली जाती है भागीरथी रिवर, और इधर एक निकल जाती है हुगली नदी, जो कि इसकी वितरिका है। और इस हुगली नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है, दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी आकर मिलती है, कहाँ से निकलती है ये, तो इसका उद्गम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार से दामोदर रिवर जाकर किसमें मिलती है, तो ये गंगा की जो वितरिका है हुगली नदी में यह मिल जाती है। यह आगे की जो धारा है इसे हम भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ज़्यादातर आपको गंगा ही लिखा मिलता है, लेकिन कभी आपसे पूछा जाए तो आप टिक कर पाएंगे। ठीक है, ये जब आगे बढ़ती है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, इसके बाद बांग्लादेश में हम इसे किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से, और यहीं पर आकर इसमें आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की धारा इसमें मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है और यहाँ पे विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, जब यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र आके मिलती है उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलेगी इधर से आकर, ऐसे कुछ ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, जमुना नाम से। ठीक है,
जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र नदी आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। और आगे जब यहाँ से इस धारा को हम क्या कहते हैं, पद्मा, पद्मा कहते हैं। और यह पद्मा के रूप में बहती हुई बहुत सारी वितरिकाओं में बढ़ जाती है और यहाँ पे संसार के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। और सुंदरवन का निर्माण करती है, इसके बाद यह अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। ठीक है, यहाँ पर जो डेल्टा का निर्माण हुआ उसे हम सुंदरवन के नाम से जानते हैं। सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, मैंने बताया था आपको। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। ठीक है, तो यह आपके लिए गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी रही। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। और पेट आपका एग्ज़ाम देखिए आ गया है, तो उसकी तैयारी आप तन मन धन से करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।